हाँ, तो देखिए क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी कि खून का थक्का जमना। देखिए जैसे भी कहीं कटता है तो वो 4 मिनट लगता है वहाँ पे, मतलब पपड़ी जमने में 4 मिनट, यानी कि 4 मिनट में ये प्रोसेस होता है। और सबसे पहले तो प्लेटलेट हमने जैसा बोला था कि ये खून का थक्का जमाता है, तो जैसे ही कटता है ये वायु के संपर्क में आता है और इसीलिए ये अलर्ट होके थ्रोम थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कैल्शियम से जाके, मतलब इसको जाके दोस्ती कर लेता है, वो बोलता है कि चलिए खून जमाया जाए, लेकिन फिर ये बोलता है हम कैसे जमाएं, तो फिर हम अकेले, तो मतलब फिर ये जाके इसको जग कुंभकर्ण ये होता है, ये सोता रहता है, तो इसको जाके ये कैल्शियम जाता है, बोलता है हे चाचा उठो उठो उठो, वहाँ पे खून खून बह रहा है, जमाना है। तो ये फिर इसको पहले से ही आदेश मिला होता है कि जैसे ही तुम्हें कोई उठाएगा तो समझ जाओ कहीं कटा है, तो ये तुरंत अलर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन बन जाता है, और फिर यही थ्रोम्बिन जो है जाके और अपनी टीम बड़ी करता है और ये फाइब्रोनोजन को जमाता है, और ये जैसे और बताता है कि वहाँ पे खून, ये इसे बताता है कि वहाँ पे खून जम गया, मतलब कि खून जमाना है, कट गया है। और फिर ये इस फाइब्रोन बन जाता है, जैसे उठता है, और यही फाइब्रोइन जो है ये यही जाली के समान मतलब होता है, फिर यही ऐसे ऐसे बन जाता है। तो जैसे ही इसमें से ब्लड फ्लो होना शुरू होता है तो फिर इसमें आरबीसी आके डब्ल्यूबीसी आके इसमें फंस जाता है, प्लेट इसमें सब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट आके फंस जाएगा, तो फिर ये जैसे फिर उसके बाद जो है ब्लड बहेगा तो इसे रोक देगा, नहीं बह पाएगा तो ये जम जाता है, ये खून का थक्का इसी तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ कुछ इस तरीके से होता है। हाँ, तो देखिए बस वही चीज़ को फिर से कुछ और अच्छे तरीके से समझ, जैसे कि रुधिराणु यानी कि कार्पल्स जो कि सॉलिड पार्ट होता है, तो वो इसमें से कौन-सा होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तो होता नहीं है, प्लेटलेट ही होता है जैसा कि आप जानते हैं। कार्पल्स सॉलिड पार्ट जो होता है, और प्रोटीन जो है वही प्रोटीन, मतलब वही जो दोनों सो रहे थे, कुंभकर्ण फाइब्रोनोजिन और एक तो थ्रोम्बिन जो दोनों सो रहे थे। और तत्व धातु वो था कैल्शियम, और जो विटामिन था विटामिन के, क्योंकि विटामिन के ही होता है, कैल्शियम वशियम तो होगा नहीं, इसलिए ये होता है। अब जैसे कि ये मान लीजिए, अगर मान लीजिए यही चीज़ थक्का अगर शरीर के अंदर, मान लीजिए ब्रेन की छोट, क्योंकि उसकी नसें पतली होती हैं, तो अगर वहाँ पे अगर जो है ये सारे, क्योंकि इन सबों का काम क्या होता है कि किसी न किसी तरीके से मिल के खून के जमा दें, तो अगर तो ब्रेन में जम गया, फिर ये चीज़ जैसा कि हमने बोला था, तो फिर पीछे से ब्लड प्रेशर मारेगा तो ये फट जाएगा, और ब्रेन की नसें इस तरीके से मारेगा, फट जाएगा, इसी को जो है ब्रेन हैमरेज बोलते हैं। तो उसके लिए कि शरीर के अंदर ना जमे, हेपरीन होता है, जैसे कि ये ऐसे मदद करता है कि जैसे कटेगा, ये मतलब ये जैसे ही एयर के संपर्क में आता है वैसे ही हेपरीन मर जाता है, और ये हमेशा बोलता है कि कि हम खून को जब तक जिंदा है तब तक जमाने नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही ये एयर के संपर्क में आता है मर जाता है, और ये सब बोलते हैं कि हम जमाएंगे कुछ भी करके। तो जैसे कटा तो एयर के संपर्क में आया, तो हेपरीन जो है मर गया, और ये सब बोलते थे कि जमाएंगे, और ये उससे वर्सेस करता था, ये अकेले ही सब पे भारी पड़ जाता था, इसीलिए जब तक ये जिंदा था तब तक ये नहीं कर पा रहे थे, लेकिन क्योंकि एयर के संपर्क में आया इसलिए अब ये जो है, मतलब कि एयर के संपर्क में आया तो ये मर गया हेपरीन, तो ये सब अपना काम जमा लेंगे। और बॉडी के अंदर, तो जैसे कि ब्रेन की बात की थी नसों में, तो वहाँ पे तो एयर जाएगा नहीं, तो वहाँ मरेगा नहीं, तो वहाँ का हेपरीन हमेशा जिंदा रहेगा, तो नहीं जम पाएगा। तो ये चीज़ हो गई। और फाइब्रोनोजिन जैसे कि हो गया, फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और ये हेपरीन भी, ये सभी का निर्माण जो है लीवर में होता है। और जैसा कि आप देखे होंगे, और जैसा आपने इंजेक्शन में देखा होगा कि डॉक्टर सब भी ऐसे मतलब ढकेलता, और यहाँ से थोड़ा सा दवा बाहर निकल आता है, वो क्यों, क्योंकि अगर हवा भी चला गया तो वहाँ का हेपरीन मर जाएगा और फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए ऐसा होता है।
और जैसा कि आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि जब मतलब कि ब्लड मतलब कुछ भी चढ़ा जाता है तो पहले थोड़ा सा बचा रहता है तभी उसको उतार देते हैं, क्योंकि अगर पूरा मान लीजिए जाएगा तो इसमें हवा भी प्रेजेंट है तो थोड़ा वो भी चला जाएगा तो वहाँ का फिर से यही हेपरिन मर जाएगा तो फिर से वो प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए ये थोड़ा सा बचा रहता है तभी हटा दिया जाता है।